नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक आम जन की खास कहानियों को पहुंचाएं, आम जन के जो खास प्रयास हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम भी ऐसी बहुत सारी कहानियों से सजा हुआ है जो रियल हीरोज़ की कहानियाँ हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 315 किलोमीटर दूर जोरहाट के एक छोटे से गांव में और मिलवाते हैं आपको चावल की खेती के करने वाले किसान समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान से। नाम है मोहन चंद्र बोरा। ये चावल की खेती करने वाले किसान समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चावल की खेती करने वाले किसान से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हैं। ये एक लाइब्रेरियन भी हैं और इन्होंने एक लाइब्रेरी स्थापित की है, वो भी चावल के बीजों की। 300 से ज़्यादा किस्मों के बीज यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी का नाम लेते ही आंखों के सामने किताबों की तस्वीर उभर जाती है। पर आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी में लेकर चलते हैं जहां आपको चावल की 300 से ज्यादा किस्में एक साथ देखने को मिलेंगी। इस कठिन काम को कर दिखाया है चंद्र बोरा ने। बोरा अपने चावल की खेती करने वाले समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करना चाहते थे, और एक सामान्य पुस्तकालय नहीं बल्कि आज बोरा के पास पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी है, जिसमें चावल की 300 देसी किस्में हैं। अन्नपूर्णा नाम की ये लाइब्रेरी उनके घर में स्थापित की गई है। ये देसी बीजों का जीन बैंक है जो न केवल असम से बल्कि पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों और देश के बाकी हिस्सों से भी तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पड़ोसी किसानों से एकत्रित की गई केवल 3 किस्मों से बोरा ने खेतों और किसानों के व्यापक दायरे में अपना विस्तार किया और अन्य बीज किस्मों को एकत्र किया, जिनमें सुगंधित, चिपचिपा, काला, बाढ़ सहिष्णु और पहाड़ी चावल शामिल है, जिनमें से कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है। वो मेरा सॉइल लो लैंड है, उसका थोड़ा रेज करना पड़ेगा कि हाँ, अलग अलग सीड भी मैंने रखता हूँ उसके लिए सिखाने के लिए, अलग अलग पेस्ट के बारे में, अलग अलग इंसेक्ट के बारे में, और ये सब एक माइक्रोस्कोप रूटीन चाहिए। ये सब होने से मैं एक सीड स्कूल अच्छी तरह से चला सकता हूँ, और कुछ बेचने का व्यवस्था भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन उससे यार मेरा देखा है ना आप लोगों ने, इतना व्यवस्था नहीं है मेरा, तो इसके लिए थोड़ा हेल्प मिलने से अच्छा होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट से मेरे को हेल्प करता है, और कभी कभी फाइनेंशियली, कभी कभी मेंटली। ये सब लोगों का, मेरा दोस्त भी है बहुत सारे जो मेंटली हेल्प करता है, क्योंकि एक फ़ोन पे भी बहुत मेरे को ताकत मिलता है। मैं सरकार को एक अपील करना चाहता हूँ, मेरा अनुभव से उन लोगों का अनुभव क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो हमारा पूर्वजों का ये संपत्ति है, ये बीज हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। ये जितना हम खोया है ये सलाह जाने दो, लेकिन जितना होता हमारा पास अभी भी है, उसके लिए हर पंचायत में अगर एक सीड बैंक होगा तो ये अच्छा होगा। और पंचायत में सीड बैंक ही नहीं, एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होना चाहिए, और हर साल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को रिन्यू करना चाहिए। बोरा ने बाओ धान की 25 किस्मों को सहेजने में कामयाबी हासिल की है, जिनमें से प्रत्येक का रंग, आकार और विशेषताएं अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए मगुरी की तुलना में रंगा बाओ बाढ़ के पानी के प्रति अत्यधिक सहनशील है। बाढ़ के प्रति प्रतिरोधी अन्य किस्मों में बेटू, देवरी बाओ और अमोना बाओ शामिल है, जो सभी लाइब्रेरी में मौजूद है। चावल की खेती करने वाले किसान से चावल के बीज लाइब्रेरियन बनने तक बोरा का सफर आसान नहीं रहा। शुरुआत में उन्होंने इस तरह की लाइब्रेरी बनाने के विचार पर काम करने के लिए अलग अलग गैर लाभकारी संगठनों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने सब कुछ खुद ही करने का फैसला किया। बोरा की बीज लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह एक व्यवहारिक प्रयोगशाला के रूप में भी काम करती है, जहां हर साल चावल के बीज बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। चावल कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि खाद्य विविधता ही खाद्य सुरक्षा है, और इसलिए भावी पीढ़ी के लिए चावल की देसी किस्मों को
संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये बीज लाइब्रेरी, अब आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के कैथल की हनुमान वाटिका और जवाहर पार्क में, जहां पर चल रही है एक खास मुहिम। जी हां, यहां पर पौधारोपण की मुहिम चल रही है, लेकिन खास बात जो है वो ये है कि ये मुहिम दिव्यांगजनों द्वारा चलाई जा रही है। किस प्रकार से दिव्यांगजन इस मुहिम को चला रहे हैं, आइए देखते हैं। ये है हरियाणा के कैथल की हनुमान वाटिका और ये है जवाहर पार्क, जहां मुहिम चल रही है पौधारोपण की। खास बात यह है कि पौधारोपण की ये मुहिम दिव्यांग जनों द्वारा चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, दिव्यांग जनों द्वारा लोगों में पौधे वितरित करके उन्हें अपने घरों के प्रांगण और सार्वजनिक जगहों पर लगाने का आह्वान भी किया जा रहा है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। 2019 से दिव्यांग जनों की सहायता के लिए कार्यरत इस संस्था के कैथल में 250 सदस्य हैं। संस्था के लोग बुजुर्गों की पेंशन बनवाने, दिव्यांग जनों के मेडिकल करवाने, समाज में फैली नशे जैसी बुराई को दूर करने के लिए समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हर वर्ष पौधारोपण अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें सैकड़ों पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ लोगों में पेड़ पौधे वितरित भी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी माता के नाम पर पेड़ पौधे लगाए हैं। मैं उनकी इस मुहिम का अपने पूरी संस्था और पूरे हरियाणा के दिव्यांग जनों के साथ समर्थन करता हूं। हमारी विकलांग अधिकार समिति संस्था द्वारा सैकड़ों पेड़ पौधे हमारे यहाँ कैथल हरियाणा प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, और जो कि हनुमान वाटिका में और जवाहर पार्क में और पुराना रोड पे बहुत संख्या में पेड़ पौधे लगाए हैं। और हम चाहते हैं कि हर एक जन को इस अभियान से ये सीख लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के नाम, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसके नाम से पेड़ पौधा लगाए, अपनी माता के नाम से लगाए, बड़े बुजुर्गों के नाम से लगाए। और ये एक सामाजिक दायित्व भी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, सबको लगाने चाहिए, खेत में भी लगाने चाहिए, घर में भी लगाने चाहिए, मकान में भी लगाने चाहिए। ये दिव्यांगजन सभी पार्कों और सामूहिक जगहों पर जाते हैं और लोगों में पौधे वितरित करके उन्हें पौधारोपण करने की अपील भी करते हैं। स्थानीय लोग भी इनके इस प्रयास से काफी प्रभावित हैं और पौधारोपण का प्रण ले रहे हैं। अपने माता पिता और बच्चों के नाम पर पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। हरियाली लाने के लिए पौधों की जानकारी सबसे अच्छी है, इसलिए पौधों को लगाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रकृति का संरक्षण हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इसी विचार के साथ दिव्यांग जनों के ये प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि हौसला और जज्बा हो तो कोई कमजोरी बाधा नहीं बनती, और यही करके दिखा रहे हैं ये लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये बात हम सब जानते हैं कि जल संरक्षण आज समय की जरूरत है। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के सीकर ज़िले और उसके आसपास के एरियाज़ में जल का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा था, और ऐसे में हर्ष गांव के कुछ युवाओं का एक समूह आगे आया और वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करने लगा। जी हाँ, इस समूह ने जगह जगह लोगों को जागरूक बनाया, घरों में और जो सार्वजनिक स्थान हैं उन पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया। कुछ इस प्रकार काम किया कि अब वहाँ पर पानी का स्तर ऊपर आने लगा है, जिससे क्षेत्र में खुशहाली आई है। सीकर जिले और आसपास के गांव में लगातार गिरते जलस्तर और बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए जिले के कुछ युवाओं का एक समूह आगे आया है। ये हैं सीकर जिले के हर्ष गांव के युवा, जो जल संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। करीब 50 युवाओं ने
विवेकानंद नवयुवक मंडल के नाम से संगठन बनाया और गांव में वाटर रिचार्ज पॉइंट यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करना शुरू किया। युवाओं ने आर्थिक सहयोग देने के साथ ही खुद ही कारीगरी व मजदूरी की, जिससे कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और गांव का जलस्तर ऊपर आने लगा और गांव को पेयजल की समस्या से निजात मिली। इसके लिए गांव में सार्वजनिक व निजी करीब 40 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। फिलहाल गांव का भूमिगत जल स्तर महज 200 फीट पर है, जबकि दूसरे गांवों व सीकर शहर में ये 500 से 600 फीट से भी ज्यादा है। पिछले 7 साल में गांव का भूमिगत जल स्तर 10 फीट से अधिक ऊपर आया है। वहीं बारिश के पानी को सहेजने के कारण हर महीने लाखों लीटर पेयजल की बचत भी हो रही है। हमारे जो हरस गांव में माड़ियों की ढाणी एक राजेश्वर ग्राम है और राजेश्वर ग्राम में यहाँ जो पानी जो बारिश का तो ऐसे ही बह रहा था, तो उसको हमारी युवाओं की एक टीम ने सामूहिक रूप से हम बैठकर और उस पर एक विचार किया कि ये वर्षा का जल कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं और जो गांव का पानी जो गंदा पानी था वो गांव में गंदगी फैला रहा था, उसको कैसे संरक्षित करके वाटर को फिल्टर करके हम कैसे भूमिगत कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है उसमें वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है और पूरा क्षेत्र ही वाटर की समस्या से जूझ रहा है। तो हमारी युवाओं की एक टीम थी, उसने पूरा बैठ के हम सामूहिक रूप से प्रयास किया और लगभग 2013-14 के पास युवाओं की एक बड़ी टीम की बैठक हुई और पूरी टीम ने सामूहिक निर्णय लिया कि इसको कैसे अपन निकल सकते हैं। तो उस युवाओं ने पूरी टीम को सर्च करके और उस पे यूनिट बनाई और यूनिट आपने देखा होगा कि यूनिट जो जो ट्यूबवेल का एक यूनिट बना था वो लगभग हमारा वाटर लेवल 230 से 40 के आसपास है और उस वाटर लेवल की ट्यूबवेल जो बैठी है उसको हमने रखा है 200 के आसपास। तो 200 के आसपास के रखा है क्योंकि उसमें जो फिल्टर पानी जाएगा वो फिल्टर पानी लगभग 50 फीट के अंदर फिल्टर होके जाएगा। तो जो बाहर से जो थोड़ी बहुत गंदगी जो नीचे पानी में चली जाती है वो अपने जो वापस अगर फिल्टर करके वापस बाहर अगर अपन भूमिगत से बाहर निकालेंगे पानी तो उससे अपन को शुद्ध जल मिलेगा। तो ऐसा हमारी युवाओं की टीम ने ऐसे हमारे गांव में लगभग बड़ी यूनिट जो है 6 से 7 बनाई है और जो छत की छोटी छोटी यूनिटें हैं वो तो हर घर में लगभग 40 से 50 बनी है। इससे बहुत सारी जो है समस्याएं हल हुई है। एक तो जो लोग आते जाते थे उनको परेशानी रहती थी, 4-5-10 दिन तक ये गली भरी रहती थी, वो ठीक हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ गंदगी कम हुई है और जो ज़मीन का जो वाटर लेवल था, जो अपन देख रहे हैं कि हमारे धोद का जो इलाका है वो डार्क जोन में है, तो जो पानी साल दर साल नीचे जा रहा है कम से कम वो नहीं जा रहा है। एक तो लेडीज़ जाना आना का मैं बहुत परेशानी हो रही, तो पानी अब व्यवस्था कर दिया जहाँ गंदो पानी खड्डा कमा चलो जाओ, हमारे कोई परेशानी को नहीं। छत को पानी है वो भी कमाने चलो जावे और बाहर को पानी है वो भी में चलो जाए, मैं भी परेशानी नहीं है। और आने जाने का रिश्तेदार वाला गाड़ी घोड़ा वाला सब परेशान तो अब सारी परेशानी मिट गई, खड्डा कमाए पानी चलो जावे और हमारे कोई परेशानी को नहीं है, व्यवस्था कर दी बढ़िया कर दी। हमारे गांव के युवा लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो पानी की लिए रिचार्ज बनाया है। रिचार्ज में एक तो मालिक की ढाणी मोड़ पे है प्रभु दयाल के खेत में, एक है हमारी सरकारी स्कूल में, एक शमशान घाट में। इतने रिचार्ज हमारे जल स्तर भी बहुत अच्छा ऊपर आया है और सबके लिए ही मैं तो धन्यवाद देता हूँ युवा मंडलों को, लड़कों को मेरे को, कि सब हमारे से मिलकर जो काम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि यहाँ हर घर में लोगों ने घरों की छत के पानी को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हैं। इसके लिए इन्हें जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट का सहयोग मिला, जिसका नतीजा ये है कि अब गांव के सूखे पड़े हैंडपंपों और कुओं में भी पानी आने लगा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सीकर से सुनील परमवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिनके सपनों का रंग अलग है, जो अपने मन की आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, अपनी राहें खुद बनाते हैं और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं, कुछ ऐसे ही हैं 18 वर्षीय दृष्टिबाधित राहुल वाघेला।
जी हाँ, अपने मन के सपनों की इस दुनिया को साकार करने चले हैं। शतरंज के खेल में हाथ आजमा रहे हैं और इस खेल में चैंपियनशिप हासिल करके अपने और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का भी नाम रोशन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति वो देख सकता है जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता। अपनी खास दृष्टि से सृष्टि में रंग भरते हैं और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करते हैं अहमदाबाद के रहने वाले राहुल वाघेला। राहुल की उम्र भले ही 17 वर्ष की हो, लेकिन सोच और हौसले किसी गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति से कम नहीं। मेरे को चेस गेम बहुत पसंद है और मैं 8 साल से चेस गेम खेल रहा हूँ। मैं पहले तो खेल महाकुंभ की टूर्नामेंट खेलता था नॉर्मली, और इधर मैं 9वीं स्टैंडर्ड में मैंने अंजन मंडल में एडमिशन लिया। तो तब हमको प्रोफेशनली चेस सिखाने का शुरू किया गया, जिसमें हमको प्रज्ञेश सर सिखाते थे। तो इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 8 वर्ष की उम्र से चेस खेल में रुचि रखने वाले राहुल ने हर दिन इस खेल में अपना भविष्य बनाने की सोची। इनके माता पिता जामनगर में झाड़ू बनाने का काम करते हैं और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। एक समय बाद राहुल अहमदाबाद के अंधजन मंडल में आए और यहीं से सफर शुरू हुआ उनके चेस चैंपियन का। जूनियर चेस में ब्लाइंड में हमारा राहुल वाघेला सिलेक्शन हुआ है, जो सितंबर 2024 में बेंगलोर में होने जा रहा है। तो राहुल वाघेला इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की ओर से। अपने स्पर्श को आंखें बनाकर इस खेल को राहुल काफी संयम के साथ खेलते हैं। कई स्टेट में जाकर अब तक 5 से अधिक बार चैंपियन बन चुके हैं और साथ ही साथ भारत में उनका क्रमांक 4 है। राहुल अब वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1 साल से सिखा रहा हूँ राहुल को, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे बच्चे हैं। राहुल की बात करूँ तो उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ पाए, और वर्ल्ड जूनियर में वो खेल रहा है बेंगलोर में। साथ ही साथ उसके अचीवमेंट्स की बात करूँ तो वो स्टेट चैम्पियनशिप जीता है बैक टू बैक, और उसमें ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छा है और पेशेंस है, जिससे वो आगे बढ़ पाएगा। और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। आपको दिखाते हैं कि राहुल चेस कैसे खेलते हैं और कैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में खुद को तैयार करते हैं। चेस गेम इंटेलेक्चुअल गेम है, तो वो आपकी बुद्धि क्षमताओं को इंक्रीज करेगा ही करेगा। और मैं बच्चों के लिए बोलूं तो अभी समस्या है कि बड़े लोग भी लॉजिकल माइंडसेट नहीं बना पा रहे हैं। तो इस समय में बच्चों को जो चेस का ट्रेनिंग दिया जाए तो वो लॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़े और अपने लाइफ के डिसीजनों में उसका सही तरह से उपयोग करके अपने फायदे का काम अच्छी तरह से करे। हौसले बुलंद हों तो कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें सफलता हासिल ना की जा सके। छोटी सी उम्र में बड़े मुकाम हासिल करने वाले दिव्यांग राहुल वाघेला इस समाज को प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ ये विश्वास भी दिलाते हैं कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल सफलता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले जज्बे की जीती जागती मिसाल है राहुल वाघेला। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान।
देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। क्या आप अपनी फिटनेस की यात्रा शुरू करने के लिए नए उपकरण ढूंढ रहे हैं? तो आपके लिए मुद्गर जैसे पारंपरिक टूल्स भी मददगार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, हैदराबाद का मुद्गर अखाड़ा ये उन लोगों के लिए पेश कर रहा है जो कि फिट रहना चाहते हैं और किस प्रकार पारंपरिक टूल्स को बढ़ावा देकर फिटनेस की दिशा में एक नए आयाम स्थापित कर रहा है मुद्गर अखाड़ा। आइए देखते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार के बिना व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसे अस्पतालों की ओर दौड़ना पड़ता है। आज की दुनिया में युवा मोटापा कम करने के लिए जिम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हैदराबाद में एक एकेडमी है जिसका नाम है मुद्गर अखाड़ा। यहाँ शारीरिक व्यायाम यानी वर्कआउट के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर योगासन, दंड बैठक, संपतोला, सप्ते और मुद्गर गदा जैसे कई अन्य शारीरिक व्यायाम सिखाए जाते हैं। हैदराबाद के धूलपेट में स्थित मुद्गर अखाड़ा प्रशिक्षुओं को देसी कसरत के माध्यम से उनकी मूल ताकत और स्थिरता को बनाने में मदद करता है। पारंपरिक वर्कआउट बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और समग्र फिटनेस को बढ़ाता है। इस एकेडमी को चलाने वाले बलवीर सिंह ने ये शारीरिक व्यायाम अपने पूर्वजों से सीखे हैं और अब क्षेत्र के कई लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अखाड़े का रिजल्ट अभी अपने को देखने में आ रहा, वजन घटाने के लिए, साथ ही साथ मधुमेह रोगों के लिए इसका बहुत अच्छे परिणाम है। साथ ही साथ थायराइड के अंदर यानी कई सारे आपको इसके अंदर लाभ मिलेंगे ही। उल्टा आपको जाके किसी रूम में दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड आपको आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में नहीं जाएगा। नीलांबिका जो एक गृहिणी है, ये मानती है कि एकेडमी में शामिल होने के बाद उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम हो गया है। अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब बहुत प्रॉब्लम था, मेरे को चलने नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आए जब से कुछ भी नहीं लिए, खाली इतना अखाड़े में आके मैं सुबह में 1-1.5 घंटा, हाफ एन आवर और शाम में आते थे। 20 डेज में पूरा कवर हो गया मेरा। वहीं नागराजू ज्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ प्रशिक्षण उन्हें बिना किसी परिश्रम के काम करने में मदद कर रहा है। उनका सुझाव है कि पारंपरिक व्यायाम हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। My body weight has been gradually increased. So at a certain point of time, when I was unable to walk even few couple of steps, and when I used to walk a bit distance, I used to get stressed and tired. When I got to know that about this Mudgar Akhada, and I started the desi workouts. मुद्गर अखाड़ा एक फाउंडेशन भी चलाता है जो साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण देता है। फाउंडेशन शहर के विभिन्न हिस्सों में कॉन्टेस्ट का आयोजन करता है और जो प्रतिभागी 10 से 13 किलोग्राम के मुद्गर को 100 बार घुमाता है वो मुफ्त में मुद्गर जीतता है। आज के दौर में लोगों ने शारीरिक व्यायाम को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। जीवन शैली के प्रति उनके नजरिए में बदलाव आ रहा है। मुद्गर अखाड़ा जैसे प्रशिक्षण केंद्र शारीरिक गतिविधि के पारंपरिक रूपों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पारंपरिक वर्कआउट के जरिए आप अपनी कैलोरीज को तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में स्वस्थ रह रहे हैं। कहते भी हैं कि फिट है तो हिट है। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लिख भी सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारा ईमेल आईडी है dd.newsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।